तो बेटा अब शुरू कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम है, बट इसमें कुछ ऑब्वियसली चेंज है तभी पढ़ाया जा रहा है। और यहां पर सबसे पहले जिस टर्म को हम समझना चाहेंगे, हो सकता है आपने पहले से पढ़ा भी हो, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो अगर बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझें तो जो भी कंपाउंड अपने में से करंट को पास होने दे, मतलब कंडक्टर वाली जो डेफिनेशन थी ना, हाँ, जो भी कंपाउंड अपने में से करंट को पास होने दे। अब कंडीशन क्या है, या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। हाँ, ये लगाना जरूरी है, सॉलिड में पास हो गया तो कंडक्टर हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज कंडक्टर बट ऑल कंडक्टर्स आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो लिखेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंपाउंड्स which break into ions or which passes current through it। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इन aqueous solution और molten state solution, ठीक है। ये समझ में आया। थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोलाइट सबने पढ़ा ही होगा। ओके, अब बेटा इसको हम दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे कहलाते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो मोल्टन सॉल्यूशन में और एक्वस में दोनों में ही करंट को पास होने दें, ठीक है। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या किया, which allows to pass current in its molten solution as well as aqueous solution। बात समझ में आई कुछ? तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल ओके याद होंगे सबको, KCl हो गया, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। यस, ठीक है। अब सेकंड जो टाइप है वो है आपकी पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा हो सकता है आपके पास कि मोल्टन सॉल्यूशन जो है या मोल्टन स्टेट में ये कोई करंट पास नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर के एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तो ये आयंस में ब्रेक कर जाएंगे। बिल्कुल, तो लिख लीजिए, विच अलाउज टू पास करंट in its aqueous solution only। ब्रैकेट में जाएं तो लिख लीजिए नॉट इन मोल्टन सॉल्यूशन। बात समझ में आई? तो इसका एग्जांपल बेटा आपके HCl एक्वस सॉल्यूशन में ही आपके आयंस में ब्रेक होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आपका CH3COOH आया समझ में? ओके, NH4OH,
ये सारे आपके पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट आयनिक नहीं है। अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने शायद क्लास 10th में भी पढ़ा हो, आप इन्हें इलेक्ट्रोलाइट को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक और मेथड इनको डिवाइड करने का, स्ट्रॉन्ग और वीक। सो इलेक्ट्रोलाइट आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज हो जाए, जिनका आयनाइजेशन 100% हो। और वीक का मतलब जो पार्शियली आयनाइज हो। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रू है या पोटेंशियल है। ट्रू पोटेंशियल में कोई वीक भी हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग और वीक का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है कि अगर आपने इन्हें आयनाइज किया तो ये 100% आयनाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो NaCl, KCl, HCl, ये सारे आपके, इवन HI, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और एसिटिक एसिड अगर आप लेंगे CH3COOH, साथ में आप NH4OH की बात करेंगे, ये आपके क्या हो गए? ये पार्शियली आयनाइज होंगे, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस। अब जरा बात करते हैं आयनाइजेशन। हाँ, लिखिएगा, आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे आसान होता है अगर हम NaCl ले लेते हैं। ठीक है ना, NaCl सबको पता भी है कि भाई NaCl किस तरह से ब्रेक करेगा। तो मान लीजिए NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक हुआ, और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जरा देखिएगा, मैंने आपसे कहा T=0 पे मेरे पास NaCl का C कंसेंट्रेशन था और Na+ और Cl- 0 थे। फाइन। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? हाँ, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज जो आपने कहते थे, अब टाइम यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं कह रहे, अभी बता रहा हूं क्यों नहीं कह रहे। बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% आयनाइज हो जाएगा, यानी NaCl क्या हो गया? 0। T टाइम पर आपका NaCl 0 हो गया, और Na+ आपके पास C कंसेंट्रेशन आ गया, Cl- आपके पास C कंसेंट्रेशन आ गया। कुछ बात समझ में आई? आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं भाई के इक्विलिब्रियम हमने सीखा था, जरा इसका के इक्विलिब्रियम निकाल लो। मान लो आपने कहा नहीं नहीं सर हम निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ, चलो भाई कर लेते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स Na+ और Cl- प्रोडक्ट में है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl। कुछ बात समझ में आई? अब बेटा ये कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl क्या हो गया? इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, C/C/0, यानी ये इनफाइनाइट आ गया। तो ये तो डिफाइंड है ही नहीं। बात समझ में आई? तो अब ध्यान रखिएगा, आज के बाद हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे। हाँ, इक्विलिब्रियम मेंटेन ही नहीं होगा ना। हाँ, अगर आपसे कहा गया कि भाई चलिए AB में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब फिर वो 100% आयनाइज नहीं हो। ठीक है, अगर आपसे कुछ नहीं कहा गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया गया, तो आप क्या मानेंगे? 100% आयनाइजेशन के इक्विलिब्रियम डिफाइन ही नहीं है। तो अब बेटा मान लीजिए आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पे चाहे तो हेडिंग डाल लीजिए आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा भाई? मान लीजिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास AB दिया हुआ, AB को आपने पानी में डाला, एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाया, तो अब ये आयनाइज होगा, ये आपको A+ एक्वस देगा प्लस B- एक्वस देगा। ये समझ में आ रहा है?
हाँ मिक्स हो रहे हैं वाटर में, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होगी, तो मैं यहाँ पे रिवर्सिबल लिख दे रहा हूं, आप बिल्कुल लिखना चाहें लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा फिर से जरा देखें, मान लीजिए T इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास AB का कंसेंट्रेशन C0 था, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ आयनाइज हो गया होगा, ये कुछ वाला ही खेल है बेटा, ये यहां C-X लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आउट ऑफ C कंसेंट्रेशन X कंसेंट्रेशन जो था वो, बिल्कुल आप V कांस्टेंट लेके इनको मोल्स भी ट्रीट कर सकते हैं, V को 1 लीटर ले लीजिए तो ये मोल्स में आ जाएंगे, अदरवाइज कंसेंट्रेशन ये हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे X बनेगा, यहाँ पे X बनेगा, ये बात समझ में आई। जल्दी से बताओ कि इक्विलिब्रियम क्या आएगा, किया हुआ है ये सब पहले किया हुआ है। ओके, आपने कहा ये x इंटू एक्स बाई C-X, सीधे लिख दूं तो आप कह सकते हैं भाई x² बाई C-X ये आ जाएगा। आज के बाद याद रखना, अगर आपके पास बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम मतलब जिसमें 2 आयन बन रहे हो, तो ये ही होगा फॉर्मूला, कुछ और होगा ही नहीं। अच्छा, एक हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से समझते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जरा समझना, याद है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन? हाँ, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल आयनाइजेस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नंबर ऑफ, लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आयनाइजेस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो 1 मोल में से जितना, तो हम यहां पे सिंपली कह सकते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी अल्फा से ही, ठीक है। हाँ, वो डिसोसिएशन के ये बात एक ही है, अल्फा बाय सी, और ये आपका परसेंटेज आयनाइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो परसेंटेज आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, x/c इंटू 100%, ठीक। तो जो चीज हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पढ़ी थी, बिल्कुल वही चीज यहां पे आ गई, बस नाम चेंज हो गया क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो हम उसे आयनाइजेशन कह दे रहे। चलिए ठीक है। अच्छा, इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, ये हमने आपको बताया था बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बाद में, अभी तो सुन के याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब होता है विच ब्रेक्स इनटू 2, बाइनरी टर्म 2 के लिए ना, 2 आयंस, ऑब्वियसली आयंस, ठीक। तो आज के बाद ध्यान रखना, जैसे आपने ए बी लिखा, यहाँ पे A प्लस B माइनस, अब मैं एक्वस एक्वस नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है ये सब एक्वस की ही बात हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात है। तो T इज इक्वल टू 0 पे आपने कहा सर ये हमारे पास C था, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, कुछ और भी दिया जा सकता है, वो बाद में बात करेंगे। अभी जो है C00 ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है AB, A प्लस और B माइनस के रिस्पेक्टिव, ठीक है। T ग्रेटर देन 0, आपने कहा सर C-अल्फा-C, ये समझ में आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लिख रहे थे। सी यहां पे आपका आ जाएगा अल्फा-C। ओके, के इक्विलिब्रियम क्या आ गया। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अभी आपको पुरानी चीजें याद आ जाएंगी, C1 माइनस अल्फा-C। कुछ याद आया? ओके, तो के इक्विलिब्रियम क्या आ गया, के इक्विलिब्रियम जल्दी बताओ, अल्फा-C इंटू अल्फा-C डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। ओके, तो आज के बाद इसके टर्म्स में भी इसे याद रखो कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू, एक मैंने आपको एक्स के टर्म्स में लिखा दी जब कंसेंट्रेशन का टर्म दिया हो, और एक मैंने आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के टर्म्स में लिखा रहा हूं कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अच्छा ये सी से सी एक कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा C-अल्फा² बाय 1 माइनस अल्फा।
तो अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या कहानी क्या हो रही है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास CH3COOH है एक्वस स्टेट में, ठीक। ये किस में ब्रेक करेगा बेटा? ये ब्रेक करेगा CH3COO माइनस और H प्लस में। कुछ बात समझ में आई? वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां पर T इज इक्वल टू 0 पे, मान लीजिए आपने कहा यहाँ C है, यहाँ पे 0 और 0 दिया हुआ है आपको। T ग्रेटर देन 0 या इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा तो आप कहेंगे ये C1 माइनस अल्फा हो गया, जहां पे अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक। ये आपका C अल्फा हो गया और ये C अल्फा हो गया। क्लियर है? बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो के इक्विलिब्रियम आपका क्या आ जाएगा? आंख बंद करके लिख दीजिए C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट था। अब बेटा यहां पर जो ये के इक्विलिब्रियम आया, क्योंकि ये एसिड के लिए आया, इसलिए इसे आज के बाद हम कहेंगे के ए। हाँ, एसिड के लिए अब के ए आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए? एसिड के लिए। तो के ए आपको दिया हो तो समझ जाइएगा कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए दिया हुआ है? एसिड के लिए, ठीक है जी। और कैसे लिखा जाएगा ये भी बता दूं आपको। के ए हो सकता है ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो CH3COOH, यानी आपको बता दिया गया कि के ए किसका? एसिटिक एसिड। ओके। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लो आपको किसी बुक में ऐसे लिखा हो CH3COOH प्लस H2O gives you CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। ये पढ़ा सबने, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। बिल्कुल इस वे में भी लिखा हो सकता है बुक में। मजेदार बात देखिए, आप क्या कहोगे? T इज इक्वल टू 0 पे ये C था, यहां पे 0 था, यहां पे 0 था। H2O की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन H2O कैसा लिक्विड है? प्योर लिक्विड है। H2O प्योर लिक्विड है, तो इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे, इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और के इक्विलिब्रियम अभी भी हमारा क्या आएगा? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये ध्यान रखना बेटा, चाहे तो आप स्टार के साथ लिख लीजिए के इक्विलिब्रियम remains same whether H2O is included or not on, एक मिनट, के equilibrium remains same whether H2O is included or not included, या excluded भी लिख सकते हैं आप, or not included in रिएक्शन। बात समझ में आई? आप H प्लस के टर्म्स में लिखिए, H3O प्लस लिखिए, ये दोनों का कंसेंट्रेशन सेम ही आएगा जो H प्लस का है। H2O के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे और चीजें पढ़ेंगे तो ये और क्लियरिटी धीरे धीरे आपको आएगी। तो हेडिंग डालिएगा बेटा, एसिड बेस थ्योरी। क्लास 10th में जो कुछ आपने पढ़ा था उससे कहीं आगे इस पे जाना पड़ेगा। और एसिड बेस थ्योरी में अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली जो थ्योरी है वो थ्योरी आपकी कहलाती है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट।
आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस के लिए, आर्हीनियस ने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोसिएट होके H+ आयन देता है, और बेस वो है जो OH- आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन। ध्यान से सुनिए, ठीक है। हाँ, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस that dissociates in water and give H+ आयन। आप चाहें तो हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और बेस के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा बेसेस आर substances that produces OH- आयन। OH- आयन क्या होता है? हाइड्रोक्सिल, ठीक, हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर। क्लियर? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास HX एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया और इसने हमें H+ एक्वस दे दिया और X- एक्वस दे दिया। हाँ, X कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, HCl में आपने देखा है ऐसा होता है। ओके, तो यहां पे आप क्या कहेंगे? HX जो है वो H+ दे रहा आपको, ठीक। तो HX क्या हो गया बेटा? ये एसिड हो गया। कुछ बात समझ में आई? तो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो एसिड हमारा H+ डोनर है और बेस OH- डोनर है। फाइन। ओके, तो एक थ्योरी ये चल रही थी, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। अब एक और थ्योरी आई, ये थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो केपेबल है प्रोटॉन को डोनेट करने का। देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब यार ये सोचो जरा, प्रोटॉन होता क्या है? प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी H+। अरे जो H+ देगा, यही बात तो ऊपर कही गई थी। तो फिर इन्होंने चेंज क्या किया? इन्होंने चेंज किया बेस के लिए। इन्होंने OH- के टर्म्स में बात नहीं की, इन्होंने कही किसके टर्म्स में? H+ के टर्म्स में। इन्होंने कहा जो भी H+ देगा, जो भी H+ देगा वो एसिड, H+ मतलब प्रोटॉन, और जो भी एक्सेप्ट करेगा H+ को या प्रोटॉन को वो बेस। कुछ समझ आया? अब OH- के टर्म्स में बात नहीं हो रही है, किसके टर्म्स में हो रही है? प्रोटॉन के टर्म्स में। तो लिख लीजिएगा, एसिड इज अ सब्सटेंस that is capable of donating a proton, आप ब्रैकेट में चाहें तो H+ लिख लीजिए, and bases are capable of accepting H+ आयन लिख लो या प्रोटॉन लिख लो, ठीक है। हाँ, अब जरा देखिएगा, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, मैंने आपको दिया NH3 एक्वस स्टेट में, साथ में मैंने H2O लिक्विड स्टेट पे डाला, यहां से इक्विलिब्रियम बना और इसने दिया NH4+ एक्वस
और OH माइनस एक्वस। हाँ जी, जरा सोचिए क्या हुआ। एक ने H प्लस दिया और एक ने H प्लस लिया। जरा समझे, H2O ने क्या किया, H2O किस में कन्वर्ट हुआ, OH माइनस में, बाय लूजिंग H प्लस। ये लूज कर दिया बेटा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। हाँ, लूज लिख लीजिए, लूजर्स लिख लीजिए, बात एक ही है। ये समझ में आया। तो जो H प्लस दे रहा है वो क्या बना, अरे ये तो वाटर था, ये तो वाटर था, इसने H प्लस दे दिया, यहां पर ये एसिड का काम किया। बात समझ में आई। और देखिए NH3 ने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। NH3 ने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, बेस, अमोनिया बेस और वाटर एसिड हो गया। कुछ थ्योरी समझ में आई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेविस कॉन्सेप्ट। और लेविस साहब ने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की। तो उन्होंने कहा कि एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और बेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। फिर से, एसिड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेसेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। फाइन, तो लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट एसिड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, base donates इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास होगा। और होगा क्या, बॉन्डिंग वाला थोड़ी डोनेट कर देगा, बॉन्ड बना रखा उसको थोड़ी डोनेट कर देगा, लोन पेयर होगा वही डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो बेस के पास क्या होगा, लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर होगा, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लेविस बेस अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, लेविस बेस क्या हो गया, NH3 ऐसे लिखा होगा। अब आपको अगर याद हो तो NH3 में N के पास एक लोन पेयर होता है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है और ये बार बार बताते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जैसे आप बात करें H2O की, H2O, यहां पर अगर आप देखें तो O के पास लोन पेयर, ये कहीं दिखाए नहीं जाएंगे, ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं F माइनस, F माइनस, F माइनस के पास बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 4 लोन पेयर होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे F माइनस में। बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, अब जरा एक चीज याद रखो कि भाई ये लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करता था, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते थे। हर कोई थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा, मर्जी है जाके ले लो भाई, ऐसे थोड़ी ले लेगा। तो लोन पेयर वो ही लेगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं लेविस एसिड की, तो जैसे हमने देखा था BF3, अगर आपको याद हो BF3, बी के पास बेटा एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कोई प्रोटॉन नहीं है BF3 में, H प्लस है ही नहीं कहीं। लेकिन जब ये रिएक्ट करता है NH3 के साथ, NH3 बेस है बेटा, इसके पास यहां पे लोन पे, तो ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना के देगा। फाइन, कुछ समझ में आया। तो एक ने लोन पेयर दिए
या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, एक ने एक्सेप्ट किए। जिसने एक्सेप्ट किए वो एसिड और जिसने डोनेट किए वो बेस। तो ये 3 थ्योरीज आगे चलेंगी जिन पे हमें बात करनी।